बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग का। और रिपोर्ट राइटिंग के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है जी के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट, काइंड्स ऑफ रिपोर्ट, और फिर लॉन्ग रिपोर्ट्स। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि एक रिपोर्ट क्या होती है। अ, याद रखिएगा कि मैनेजर्स जो होते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके पास मतलब दे आर ओवरबर्डन्ड। उनके पास टास्क बहुत सारे हैं, उनके पास काम बहुत सारे हैं। इस वजह से दे डू नॉट हैव एनफ टाइम कि वो रिपोर्ट के प्रोसेस को खुद पाया तक मील तक पहुंचाए। अब होता ये है कि हम कहते हैं कि इफ ए मैनेजर वांट्स टू टेक ए डिसीजन ओवर सम मैटर, एंड इफ देयर इज a लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देयर इज एन इनकम्प्लीट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, and he is unable to take a decision on that matter owing to the lack of information. Now, what he should do? Either he should investigate and collect the information by himself, or he should authorize someone else on his behalf so to collect the information. So it is the right of the manager because he is overburdened and he is overworked. So that's why he wants someone else to complete and gather the information. There are some specialized persons who have been selected for this task and for this purpose. अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स जो हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो रिपोर्ट को खुद लिखें या फिर इंफॉर्मेशन को खुद कंप्लीट करें। इसके लिए वो फिर क्या करते हैं? इसके लिए फिर वो अपने ही सबॉर्डिनेट्स में से किसी ऐसे बंदे को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको वो समझते हैं कि ये ट्रस्टवर्दी है, ये ऑनेस्ट है, ये इम्पार्शल होकर करेगा काम, और ये मेरे लिए एक रिपोर्ट राइटिंग का काम करेगा। अब मैनेजर ने कोई डिसीजन लेना है। अब मैनेजर जब भी कोई डिसीजन लेने लगते हैं कि अगर उनको समझ आए, अगर उनको ये लगे कि उनके पास इंफॉर्मेशन मुकम्मल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ही क्या करें कि कोई डिसीजन मेकिंग कर लें। अगर ऐसी डिसीजन मेकिंग होगी तो डेफिनेटली इसका बुरा इम्पैक्ट उनके ऊपर और उनके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और उनके इस डिसीजन के ऊपर पड़ सकता है। तो विदाउट डेलिब्रेशन, विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, द मैनेजर डज नॉट वांट टू टेक अ डिसीजन। वो डिसीजन नहीं लेना चाहता। अब वो, अब मैंने अभी पहले डिस्कस किया, या तो वो खुद है कि वो खुद डाटा को गैदर करना शुरू कर दे। इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इससे बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। अब मैनेजर के पास, अपने पास तो इतना वक्त नहीं है, तो वो अपने किसी ट्रस्ट वर्दी इंप्लॉय को अपने पास बुलाता है और उसको बुलाकर कहता है कि यार ये टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर आपने इन्वेस्टिगेट करना है, इंटेरोगेशन करनी है, और डाटा को कलेक्ट करना है, और डाटा को कलेक्ट करके मेरे पास लेकर आए। अब आप इस सारी सिनारियो में ये बात समझते हैं कि इसका मतलब है कि एक मैनेजर के दरमियान और उसके सबॉर्डिनेट के दरमियान में ये कम्युनिकेशन चल रही है। सिर्फ दो लोगों के दरमियान में ये कम्युनिकेशन, बिटवीन द मैनेजर एंड देयर इट्स सबॉर्डिनेट। अब ये एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। अब ये जो मैंने अभी डिस्कशन की है, ये हमने ऑरली की। यानी एक मैनेजर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ ऑरल डिस्कशन के अंदर ये कह रहा है कि यू हैव बीन गिवन द अथॉरिटी, क्या आपको मैं अथॉरिटी देता हूं कि मेरे बिहाफ के ऊपर आप डाटा को गैदर करें और डाटा को कलेक्ट करें, और फिर डाटा को कलेक्ट करने के बाद एक रिपोर्ट की सूरत के अंदर मेरे पास पेश करें। अब वो, जब वो शख्स जिसको ऑथोराइज किया गया, जब वो मार्केट में जाता है, जब वो ग्राउंड रियलिटीज में जाता है, जिस जगह से भी वो उसने डाटा कलेक्ट करना है, तो भाई लोग उसको क्यों डाटा देंगे? अब ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट क्यों होगा। तो इससे पहले क्या किया जाता है, एक लेटर लिखा जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ द मैनेजर। अब मैनेजर क्या करता है, एक लेटर लिखता है, वो ऑथोराइजेशन का एक लेटर होता है जो कि अपने सबॉर्डिनेट को लिखता है। ओरल कम्युनिकेशन में तो दे हैव डिसाइडेड ऑलरेडी, लेकिन अब वो क्या करेगा
कि वो एक रिटर्न में लिख कर देगा और अपने सबॉर्डिनेट को कहता है कि जी कि ये नहीं एक लेटर, whenever and wherever you want to go and collect the information and interrogate someone and investigate about some topic, if the other party is not cooperating with you, then you have to show them this letter. तो आप ये लेटर दिखा दीजिएगा कि और ये बताइएगा कि मैं खुद नहीं ये काम कर रहा, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ माय मैनेजर आई एम डूइंग सो। तो इस बुनियाद के ऊपर आपके लिए आसानी हो जाएगी डाटा को कलेक्ट करना। अब वो शख्स जो है, जो सबॉर्डिनेट जो है, वो डाटा को कलेक्ट करता है, वो लोगों से जाकर पूछेगा, इंटेरोगेट करेगा और उनसे डाटा को कलेक्ट करेगा। अब डाटा को कलेक्ट करने के भी दो तरीके कार हैं। एक तो ये है, एक को हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स ये होता है कि आप ग्राउंड पर जाएं, लोगों से मिलें, उनके इंटरव्यूज करें, अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लेकर जाएं और उनके साथ बातचीत करके ग्राउंड के ऊपर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो आप तैयार करें और उसको डाटा को कलेक्ट करें। इसको कहते हैं प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स ये होता है कि आपने क्या किया कि आपने एआई की मदद से, आपने गूगल की मदद से, आपने पुराने किसी रिकॉर्ड की मदद से, पुरानी किसी रिपोर्ट की मदद से डाटा को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ये आप अपने ऑफिस में बैठे, अपने घर पे बैठे या इंटरनेट के थ्रू से ये आप सारा काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें से मोस्ट ऑथेंटिक जो होगा वो डेफिनेटली द प्राइमरी सोर्स होगा, क्योंकि उसमें रियलिटी बेस्ड चीजें शामिल होंगी। यकीनन उसमें आपकी एफर्ट भी शामिल होगी, लेकिन रियलिटी बेस्ड चीजें भी उसके अंदर इंक्लूडेड होती। अब डाटा को कलेक्ट कर लिया गया। जब डाटा को कलेक्ट किया तो उसने एक लॉन्ग रिपोर्ट की सूरत में या फिर एक शॉर्ट रिपोर्ट की सूरत में ये चीजें तैयार की। लॉन्ग रिपोर्ट और शॉर्ट रिपोर्ट के बारे में हम तफसील से इस वक्त हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ जनरलाइज कर देता हूं कि लॉन्ग रिपोर्ट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ पेजेस के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकती है, जबकि शॉर्ट रिपोर्ट जो है वो मैक्सिमम मैक्सिमम भी 2 सफ़ों की होगी। अब शॉर्ट रिपोर्ट के अंदर हम सम अप करते, हम चीजों को समराइज करके उसका नट शेल निकाल कर हम उस शॉर्ट रिपोर्ट के अंदर लिखते हैं। अब अगर एक सबॉर्डिनेट है, उसने 2 सफ़ों की या 3 सफ़ों की या मैक्सिमम उसने एक शॉर्ट रिपोर्ट तैयार की, शॉर्ट रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो अपने मैनेजर के पास लेकर जाता है। तो मैनेजर के पास जब वो लेकर जाएगा तो मैनेजर के लिए उस 2 सफ़ों की रिपोर्ट को पढ़ना जरा आसान है। लेकिन अगर वो अपने मैनेजर के पास लॉन्ग रिपोर्ट लेकर जाता है जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है, तो उसको पढ़ना, समझना और उसके पढ़ने के बाद एक्शन लेना वो बड़ा मुश्किल काम है मैनेजर्स के लिए। अब मैनेजर क्या करे, मैनेजर के पास तो पहले ही टाइम नहीं है। वो डिसीजन मेकिंग करने के लिए उसके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी, जब उसने इंफॉर्मेशन कंप्लीट आ गई उसके पास, अब उसके पास अभी भी वक्त नहीं है कि वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेजेस के ऊपर गो थ्रू हो और फिर किसी फाइनल डिसीजन के ऊपर पहुंचे। अब जिसने रिपोर्ट लिखी है ये सारा कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। फर्ज करें मैंने एक रिपोर्ट लिखी, मैं अपने मैनेजर के पास आता हूँ और लॉन्ग रिपोर्ट लेकर मैं मैनेजर को प्रेजेंट करता हूँ। मैं मैनेजर को एक कंप्लीट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेजेस के ऊपर मुश्तमिल रिपोर्ट प्रेजेंट की। साथ ही मैंने मैनेजर साहब से रिक्वेस्ट की कि सर आप मुझे टाइम दीजिएगा कि मैं चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की प्रेजेंटेशन आपको पेश कर। अब मैनेजर कहता है ठीक है, आप मुझे 1-2 दिन के अंदर, हमारा टाइम डिसाइड हो गया। हमने कहा जी कि हम इस डेट को 11 बजे इंशाल्लाह आप मेरे ऑफिस में आ जाइएगा और आप मुझे कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन पेश कीजिएगा। अब मैं जाता हूँ उनके ऑफिस में 11 o'clock 12 o'clock और मैं एक स्लाइड्स की मदद से, मैं एक प्रोजेक्टर की मदद से, ग्राफ्स की मदद से मैं उनको एक पूरी रिपोर्ट का एक नटशेल, एक एसेंस, एक सेंट्रल आइडिया मैं उनके सामने पेश कर देता हूँ। और वो मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो हो सकता है कि 1 घंटे तक चले। अब 1 घंटे तक प्रेजेंटेशन देना वो ज्यादा आसान है बनिस्बत मैनेजर के हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिपोर्ट पेजेस के रिपोर्ट को पढ़ना, वो उसके लिए ज्यादा मुश्किल काम होगा। एक ये तरीकेकार है। प्रेजेंटेशन दी, प्रेजेंटेशन देने के बाद मेरे मैनेजर ने मुझसे क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए। मेरा मैनेजर मुझसे क्वेश्चन करता है, मुझे रोक लेता है बीच में कि प्रेजेंटेशन के ये वाले पॉइंट्स को जरा आप रिवाइज कर दें, दोहरा दें, इनको इलेबोरेट कर दें, क्योंकि ये काम मेरे लिए करना ज्यादा आसान है, क्योंकि ये मैंने रिपोर्ट अपने हाथों से तहरीर की है और हर चीज का डाटा मैंने खुद कलेक्ट किया।
अच्छा खैर, प्रेजेंटेशन मुकम्मल होती है, मैनेजर को रिपोर्ट भी हैंड ओवर हो गई, उसने प्रेजेंटेशन भी ले ली, उसने क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर लिया। एक ये तरीकेकार। दूसरा तरीकेकार ये है, मैनेजर्स के साथ हम वन टू वन इंटरव्यू करते हैं। मैं मैनेजर को बैठ के कुछ बातें बता देता हूँ, सेलियन फीचर्स बता देता हूँ, या मैनेजर मुझसे क्वेश्चन आंसर सेशन जैसे इंटरव्यू के अंदर होता है, इस तरह से वो मुझसे पूछ लेता है। यानी जिन चीजों के बारे में मैनेजर इस वक्त मेंटली क्लियर नहीं है, उन चीजों के बारे में मैनेजर साहब मेरे पास मेरे से क्वेश्चंस करेंगे, मैं उनके सवालात के जवाब दूंगा। इफ ही फील्स सेटिस्फाइड, देन इट मींस माय टास्क इज अ कंप्लीट वन। अच्छा, अब ये दूसरा तरीकेकार है। तीसरा तरीकेकार वही है, एक लॉन्ग और लेंथी प्रोसीजर है कि आपने रिपोर्ट हैंड ओवर कर दी और मैनेजर साहब ने खुद इसको पढ़ा। लेकिन मैनेजर्स के पास वंस अगेन, जैसे मैंने कहा, टाइम नहीं है, तो वो पढ़ नहीं सकते। लेकिन अभी हम लॉन्ग रिपोर्ट के अंदर पढ़ेंगे कि लॉन्ग रिपोर्ट के अंदर एक एग्जीक्यूटिव समरी भी होती है। अब वो एग्जीक्यूटिव समरी 2 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल होती है। एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर उस पूरी लॉन्ग रिपोर्ट का एसेंस निकाल के डाल दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि वो शॉर्ट रिपोर्ट जो है, उसका एक ग्लिम्स हम देते हैं लॉन्ग रिपोर्ट के अंदर भी। अब मैनेजर्स ने क्या किया, वो एग्जेक्टिव समरी को पढ़ा। अगर उसको लगा कि वो एग्जेक्टिव समरी पढ़कर वो तमाम चीजों को अंडरस्टूड कर लेता है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं है तो फिर ही हैज टू गो थ्रू द होल ऑफ द रिपोर्ट। अच्छा, समटाइम्स व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द लॉन्ग रिपोर्ट, उसके अंदर से बहुत सारी चीजों को आप समझ नहीं पाते, कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज ऐसी आ जाती हैं। फिर हम लॉन्ग रिपोर्ट के फीचर्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि अगर कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आ जाए तो उसकी उसकी तफसील जो है, या तो एट द बॉटम ऑफ द पेज दे देगा, या फिर एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट एक अलग चैप्टर बना के कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज को हम जार्गन्स कहते हैं, उनकी तफसील भी वहां पर बयान कर दी जाती है। अब आते हैं जो राइटर ऑफ द रिपोर्ट है। राइटर ऑफ द रिपोर्ट की सिलेक्शन किसने की? इट इज डेफिनेटली द मैनेजर हु हैज सिलेक्टेड मी एज अ राइटर ऑफ दिस रिपोर्ट। Now the question arises that from hundreds and thousands of employees, why he has selected one person to write a report? कि मुझे ही लिखने के लिए क्यों कहा गया? इसकी दो तीन वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि राइटर को ट्रस्ट है, यानी सॉरी, मैनेजर को ट्रस्ट है मेरे ऊपर, राइटर के ऊपर, कि यार इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, इसका राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, इसका प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत अच्छा है, इसका डाटा कलेक्शन वो बहुत अच्छी है, इसकी इंटारोगेशन, इसकी इन्वेस्टिगेशन वो बहुत अच्छी है, और इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो भी बहुत अच्छी है। शायद इस वजह से मैनेजर ने मुझे कहा कि आप डाटा को कलेक्ट करें। दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है, वो कहेगा कि यार ये ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, ये एक ऑनेस्ट पर्सन है, ये मेरे और इसके दरमियान में जो भी कम्युनिकेशन है उसको ये क्लासिफाइड रखेगा। ही इज नॉट गोइंग टू रिवील द रिपोर्ट बिफोर बिफोर सबमिटिंग द रिपोर्ट। अब ये भी हो सकता है। तीसरी एक बात ये भी हो सकती है, वो ये भी कह सकता है कि यार इस बंदे को जब मैं अथॉरिटी देता हूं तो ही इज नॉट गोइंग टू मिस यूज द अथॉरिटी। अब अथॉरिटी को मिस यूज कैसे किया जा सकता है? अब मैंने किसी भी टॉपिक के मतलब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द मैनेजर, व्हेन आई वेंट इनटू द फील्ड, then it is very easy for me to indulge and drag someone in the controversy। क्या मैं किसी भी बंदे का नाम जानबूझकर ले दूं? अब क्योंकि मैनेजर का तो मुझ पर ट्रस्ट है, और मैं अपनी दुश्मनी निकालना शुरू कर दूं, और मैं किसी बंदे का नाजायज तौर पर नाम लेना शुरू कर दूं, तो ये बातें जो होंगी, ये खिलाफे जाब्ता भी होंगी, खिलाफे इखलाक भी होंगी। तो इन तमाम इमोरल वैल्यूज को निगेट करने के लिए, that's why the manager has selected me, because I am going to behave like an impartial kind of a person, because I'm not going to take a side of anyone। I will be unbiased, impartial, unprejudiced। ये तमाम क्वालिटीज मेरे अंदर मौजूद होनी चाहिए, यानी राइटर के अंदर मौजूद होनी चाहिए। अगर राइटर बाइस्ड होगा, पार्शल होगा, प्रेजुडिस रखेगा, तो फिर उस रिपोर्ट की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले एक राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो बिल्कुल भी गैर मुतअस्सबाना तरीके के साथ वो अपने काम को करे।
और मैनेजर इसीलिए आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि वो समझते हैं कि ये बंदा न्यूट्रल होकर काम करेगा, ये बिल्कुल भी अनबाइस्ड होकर काम करेगा, ये बिल्कुल भी किसी की साइड नहीं लेगा। ये है जी एक रिपोर्ट जो मैंने आपको खुलासा पेश किया। अब जब रिपोर्ट का में मौजूद सारा डाटा उसके पास मौजूद होगा मैनेजर के पास, तो मैनेजर विल बी एबल टू टेक अ डिसीजन। अब मैं आपको इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन जो है वो पढ़ा देता हूँ। A business report is an impartial, objective, planned presentation of facts to one or more persons inside or outside the organization for a specific, significant business purpose. एक तो बात अपने ज़हन में रखिएगा कि हमने अभी पहली लाइन में पढ़ा इम्पार्शियल होगा, प्लैंड। प्लैंड से मुराद ये होगा कि राइटर ऑफ द रिपोर्ट के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरह से वो अपनी चीजों को प्लान करता है, कैसे वो क्वेश्चन तैयार तैयार करता है, किन किन लोगों से उसने डिस्कशन करनी, किन के इंटरव्यूज करनी, कहाँ से कौन सा डाटा मिलेगा। तो ही हैज टू प्लान द प्रेजेंटेशन। ये प्लानिंग जो है ये हर जगह पर आती है, ये सिर्फ बिजनेस रिपोर्ट के अंदर नहीं आएगी, ये बिजनेस लेटर्स के अंदर भी आएगी, मेमो के अंदर भी आएगी, ईमेल के अंदर भी आएगी। हर जगह के ऊपर एक प्लानिंग का प्रोसीजर जो है वो लाजमी तौर पर होता है। अब रिपोर्ट किसको लिखी जा रही है कि एक बंदे को भी लिख सकते हैं, आप ज्यादा को भी लिख सकते हैं, यानी अगर अथॉरिटी में आपको ज्यादा लोगों ने दी है तो डेफिनेटली आप ज्यादा लोगों को मुखातिब होकर लिखेंगे। और आपका पर्पस होगा सिर्फ एक सिंगल बिजनेस पर्पस होगा, उसके लिए आप ये रिपोर्ट को तहरीर करेंगे। उसके बाद एक डायग्राम आपने देखी कि ये अपवर्ड रिपोर्ट भी है, डाउनवर्ड रिपोर्ट भी है, हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट भी है, इंटरनल रिपोर्ट भी होती है और एक्सटर्नल रिपोर्ट भी होती है। इंटरनल रिपोर्ट से तो आपको पता है कि ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगी कि, और जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होंगे तो डेफिनेटली उनके लिए पर्पस के लिए होगी। एक्सटर्नल रिपोर्ट बैरूनी पर्पस के लिए भी होती है। और अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल हर तरह से रिपोर्ट को हम शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन वंस अगेन इट इज द राइट ऑफ द मैनेजर विद हुम एंड टू हुम ही वांट्स टू शेयर द रिपोर्ट। फिर आते हैं जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट के ऊपर। The primary objective of a report is to provide a basis of decision and action. Therefore, just as you have seen, when applying the fundamentals of business communication to letters, memos, and minutes, the reader is the most important component of the report. हम बार बार इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि whenever we are going to write a report, तो हमारा मकसद क्या है? ऑडियंस के लिए काम करना, ऑडियंस की सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना। हम अपने लिए नहीं करते, हमारा मकसद ये है कि हम ये तमाम चीजें जो भी लिखें, चाहे वो लेटर्स हैं, मेमो हैं, मिनट्स हैं, हु इज द रीडर, हमारा रीडर कौन है, उसके लिए हम ये सारा काम करते हैं। The secondary objective of a report which must be achieved in order that the primary objective is achieved is normally one of the following. अब हमारा जो सबसे बेसिक चीज है कि टू इन्फॉर्म, डेफिनेटली वी वांट टू इन्फॉर्म द मैनेजर, definitely we want to record the statements of the people and collect the data, and last but not the least, we have been given the authority by the managers to give some recommendations as well. हम अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर कुछ रिकमेंडेशंस जो हैं वो अपने मैनेजर को दे सकते हैं और मैनेजर को बता सकते हैं कि जी हमने ये चीजें ऑब्जर्व की हैं और आप ये चीजें करें। अच्छा, इसमें एक और बात पर गौर कीजिएगा, हमें आमतौर पर कहते हैं कि फाइंड फैक्ट्स नॉट द फॉल्ट्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फाइंड फैक्ट्स नॉट द फॉल्ट से मुराद ये है कि आपने क्या करना है कि आपने फैक्ट्स को तलाश करना है। ये जो पैरामीटर्स दिए जाते हैं, ये जो डोमेन होती है, ये इट हैज बीन गिवन बाय द मैनेजर्स। आप उस डोमेन में से बाहर नहीं जा सकते, आप उस पैरामीटर में से बाहर नहीं जा सकते। आपको रिकमेंडेशन देने के लिए कहा गया है, लेकिन एट द लास्ट ऑफ द रिपोर्ट यू हैव बीन गिवन द अथॉरिटी। देखिए, आप 3 से 5 रिकमेंडेशन अपनी तरफ से दे दें कि ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, लेकिन ड्यूरिंग द रिपोर्ट, ड्यूरिंग द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट, क्या आप अपनी तरफ से किसी भी चीज को ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं जी हम काइंड्स ऑफ रिपोर्ट के ऊपर। द बिजनेस रिपोर्ट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। ऑथोराइज्ड रिपोर्ट, ऑथोराइज्ड रिपोर्ट्स आर रिक्वेस्टेड और ऑथोराइज्ड बाय अनदर पर्सन। अभी जैसे हमने जिक्र किया कि मैनेजर ने अथॉरिटी दी, आपने उसकी अथॉरिटी की बुनियाद के ऊपर एक रिपोर्ट लिखी, तो ये ऑथोराइज्ड रिपोर्ट कहलाएगी। फिर आते हैं जी वॉलंटरी रिपोर्ट के ऊपर। वॉलंटरी का मतलब होता है रजाकाराना। द वॉलंटरी रिपोर्ट यू राइट ऑन योर ओन इनिशिएटिव।
अब बहुत सारे हमारे ऐसे लोग यहाँ पर मार्केट के अंदर मौजूद हैं जो किसी भी टॉपिक के ऊपर इंडिविजुअल तौर पर, इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर, वॉलंटरी तौर पर के वो एक रिपोर्ट लिखते हैं। और वो रिपोर्ट आप न्यूज़पेपर में भी शाया कर सकते हैं, आप किसी अदारे को भी बेच सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। और कुछ लोगों को इंडिपेंडेंटली वर्क करने का शौक होता है, इसलिए वो वॉलंटरी रिपोर्ट्स जो है वो तैयार कर लेते हैं। फिर आते हैं जी प्राइवेट रिपोर्ट के ऊपर। द प्राइवेट रिपोर्ट ओरिजिनेट्स इन ए प्राइवेट बिजनेस फर्म। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितनी भी होती है उनको प्राइवेट रिपोर्ट का नाम दे दिया गया। पब्लिक रिपोर्ट्स जैसे आता है जी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, स्कूल्स हैं और अदर पब्लिक फाइनेंस्ड ऑफिसेज हैं, उनके अंदर हम इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं। यानी गवर्नमेंट के कुछ अदारे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, या कोई भी और अदारा हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, उसके अंदर जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी वो पब्लिक रिपोर्ट कहलाती है। फिर आते हैं जी इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट की तरफ। The information report merely presents the facts and a summary without analyzing, interpreting, drawing conclusions, or making recommendations. Among the informational report that have special names as progress report. अब यहाँ पर आप कहता है कि आपने क्या करना है, प्रेजेंट्स द फैक्ट्स एंड द समरी विदाउट एनालाइजिंग। आपने एनालाइज नहीं करना, आपने फैक्ट्स को एज इट इज प्रेजेंट कर दें। और दूसरे नंबर पे पोर्शन में वो कहता है अब स्पेशल नेम्स हैं, इसको हम प्रोग्रेस रिपोर्ट भी कहते हैं। देखिए मैं किसी मैनेजर ने किसी बंदे को कोई टास्क दिया, कोई काम दिया, और उसे कहा कि इतने दिनों के अंदर आपने ये टास्क को मुकम्मल कर, फर्ज करें 30 डेज के अंदर करना। अब मैनेजर डिमांड करता है कि आफ्टर 15 डेज आप क्या करें, कि आप जो है मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट दें, आप मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो लिख कर दें। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो आपके लिए आसान होगी कि जज करना है कि हाउ मच वर्क हैज बिन कंप्लीटेड, ये कितना मुकम्मल, काम कितना मुकम्मल हो चुका है। फिर एनालिटिकल रिपोर्ट है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी, एनालिटिकल रिपोर्ट है। एनालिटिकल रिपोर्ट प्रेजेंट्स द फैक्ट्स, analyzes and interprets them, makes conclusions as well as recommendations. Analytical report include recommendation report। कहता है एनालिटिकल रिपोर्ट में क्या है, प्रेजेंट्स फैक्ट्स, इसके अंदर फैक्ट्स एनालाइज करता है। पहले वाले में हमने कहा था कि उसमें एनालिसिस नहीं करना, उसमें जितनी भी प्रोग्रेस हुई है हमने एज इट इज बयान कर देनी है। लेकिन इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने एनालाइज भी करेंगे और फिर कंक्लूजन्स को भी पेश करेंगे। इसके अंदर रिकमेंडेशन रिपोर्ट है, प्रपोजल रिपोर्ट है, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट है। ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। अच्छा जी, ऑपरेटिंग रिपोर्ट आती है इसके बाद। मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग रिपोर्ट। अब यहां पर ना हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कल्चर के लिहाज से होगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहती हैं जी कि पीरियोडिक रिपोर्ट्स होनी चाहिए, मंथली रिपोर्ट होनी चाहिए, एनुअली होनी चाहिए, वीकली होनी चाहिए, फोर्टनाइटली होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के ऊपर। फिर जी पर्सनल एक्टिविटी रिपोर्ट, मंथली एब्सेंटीज्म रिपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल एक्टिविटी रिपोर्ट। अब देखें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं, उनकी प्रेजेंस, उनकी एब्सेंटेइज्म, सबकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। फिर उसके बाद आता है जी जस्टिफिकेशन रिपोर्ट। प्रपोजल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एग्जांपल ऑफ जस्टिफिकेशन रिपोर्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि आपने पैसे को कहां कहां पर खर्च किया, उसके बारे में हमें बताएं। वो रिपोर्ट क्या कहलाएगी, वो रिपोर्ट एक जस्टिफिकेशन। फिर आता है जी फाइनल रिपोर्ट। रिपोर्ट ऑफ रिजल्ट्स अचीव्ड इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनल रिपोर्ट, कि आपने लास्ट में क्या चीज अचीव की, वो फाइनल रिपोर्ट कहलाएगी। फिर आते हैं जी डिपार्टमेंटल रिपोर्ट के ऊपर। डिपार्टमेंटल रिपोर्ट नाम से जाहिर है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के दरमियान में इन चीजों को ये शो करेंगे। फिर इसमें अकाउंटिंग रिपोर्ट है, कलेक्शन रिपोर्ट है, इंजीनियरिंग रिपोर्ट है, इंश्योरेंस है, ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स है, प्रोडक्शन है,
तकरीबन ये 12 किस्म की रिपोर्ट जो हैं ये बनती हैं। फिर उसके बाद आता है जी पीरियोडिक रिपोर्ट। पीरियोडिक रिपोर्ट comes out at regular intervals such as daily, weekly, monthly और yearly basis। ये जैसे अभी हमने कहा, ये डिपेंड करेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के ऊपर, क्या आप किस तरह से रिपोर्ट्स को चाह रहे हैं। फिर आते हैं जी स्पेशल रिपोर्ट्स। द स्पेशल रिपोर्ट इन्वॉल्व्स अ सिंगल ओकेजन और यूनिक सिचुएशन। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई वाकया हो गया, उस बुनियाद के ऊपर जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे हम स्पेशल रिपोर्ट कहेंगे। फिर आते हैं जी फॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट्स आर जनरली लॉन्ग एंड अबाउट complex problems. Formal reports always include the following parts: prefatory parts, which can include cover, title page, letters of authorization। अभी हम इसको तमाम फॉर्मल रिपोर्ट को जो है ना वो हम तफसील से पढ़ते हैं, उसके मैं आपको सारे पार्ट्स जो हैं उसके मुतालिक भी मैं आपको बताता हूँ। फिर है जी शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट, जिसमें मेमोरेंडम रिपोर्ट है, लेटर रिपोर्ट है, इनको भी अभी हम डिस्कस करते हैं, इसका फॉर्मेट भी मैं आपको अभी बताता हूँ। फिर आते हैं जी प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर। Outlines the progress of the task in a project, including work completed, work remaining। जैसे अभी हमने भी डिस्कस किया था कि प्रोग्रेस रिपोर्ट में इंडिविजुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट भी होती है, या पूरे का पूरा जो आपको टास्क या काम दिया जाता है उसके मुतालिक भी डिस्कस किया जाता है। फिर है जी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। डॉक्यूमेंट्स द क्वालिटी ऑफ एन एम्प्लॉयज वर्क परफॉर्मेंस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अप्रेजल रिपोर्ट है, किसी की आप पर्सनालिटी के मुतालिक, उसकी वर्क के मुतालिक आप बताते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, क्या उसे ट्रेनिंग की जरूरत है, उसे कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, उसकी प्रमोशन कितनी होनी चाहिए, उसके कैरियर के मुताबिक आप प्लान करते हैं। वो तमाम चीजें परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के अंदर आती हैं। फिर आते हैं जी फिजिबिलिटी रिपोर्ट। द रिपोर्ट एग्जामिन्स द वायबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड अंडरटेकिंग फ्रॉम इट्स टेक्निकल, कमर्शियल एंड इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट्स। हमने देखना है कि टेक्निकली तौर पर क्या ये प्रोग्राम वायबल है, क्या कमर्शियली वायबल है, क्या इकोनॉमिकली वायबल। फर्ज करें आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक फ्रेंचाइज जो है वो ओपन करना चाहते हैं, तो वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट किस सेंस में आएगी। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी जगह पर अपनी फ्रेंचाइज अगर लेना चाह रही है तो उसके लिए क्या क्या चीजें वहां पर मौजूद होना जरूरी है। क्या वहां पर गैस हो, पानी हो, बिजली हो, कंस्ट्रक्शन हो, वहां पर स्टूडेंट्स हो, वहां पर जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ सकते हैं, फीस क्या होगी, वहां पर लिटरेसी रेट कितना है, क्या आपको एक नई फ्रेंचाइज की वहां पर जरूरत भी है या नहीं। तो ये तमाम चीजों के बारे में जब डिटेल आप देखेंगे तो वहां पर उस रिपोर्ट को हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहेंगे। फिर आते हैं जी सेल्स एंड मार्केटिंग रिपोर्ट। प्रोवाइड डेटा ऑफ एक्चुअल सेल्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर quantities, volumes, territories, sales terms, and distributors for a specific period. The report presents analysis of the actual achievement of sales in comparison with the budget target. एग्जाम्पल इसकी मैं आपको देता हूं कि पेप्सी कंपनी है। Sorry. अब पेप्सी जो है वो चाह रही है कि उसकी सेल्स हो, उसकी मार्केटिंग, उसकी सेल्स और उसकी मार्केटिंग के लिए वो लोगों को डेफिनेटली हायर करेगी और मुख्तलिफ इलाकों को, शहर के मुख्तलिफ इलाकों को वो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। अब जब शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं तो मुख्तलिफ टीम्स टीम्स को एलोकेट करते हैं और उनको कहते हैं जी कि फलां फलां जगह के ऊपर आप लोगों ने जाना है और फलां जगह के ऊपर आपने जाकर हमारी सेल्स और मार्केटिंग करनी है। फिर उन मुख्तलिफ टीम्स का आपस में कंपैरिजन भी किया जाता है, उनका एनालिसिस भी किया जाएगा और फिर उनको जो टारगेट्स दिए जाते हैं वो भी देखे जाते हैं कि क्या इन्होंने अचीव भी किए।
और फिर इनको एक स्पेशल मार्केटिंग पॉलिसीज भी दी जाती। देखिए जैसे पेप्सी कंपनी के लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम ये है कि वो सर्दियों के अंदर इस कोल्ड ड्रिंक को बेचना, ये उनके लिए सबसे मुश्किल काम है। तो वो देखते हैं कि किस तरह से लोगों को, सेल्समैन को, इसी तरह से जो जनरल स्टोर्स वाले हैं, जो मेगा मार्ट्स हैं, उनको किस तरह से हम इंसेंटिव्स दें ताकि लोग सर्दियों में भी हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। फिर उसके मुतालिक वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि किस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करें, और स्पेशली उस वक्त इंक्रीज करें जब हालात बिल्कुल डाउन जा रहे हैं। उसके बाद है जी एनुअल रिपोर्ट ऑफ चेयरमैन, presents reports of financial performance of the organization, the achievements and problems experienced during the period under review. The report provides information about future expectations and plans to obtain the desired results. The report also informs the stakeholders, primarily existing and prospective investors, creditors, and analysts of the achievements and future expectations of the organization. अब एनुअल चेयरमैन साहब के पास जो रिपोर्ट है ना, उस रिपोर्ट के अंदर उनकी अपनी कंपनी के तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। और वो रिपोर्ट उनको जो फराहम की गई है, वो इसलिए फराहम की गई है कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट ही कैन टेक अनदर स्टेप, टेक अनदर एडवेंचर, एंड दिस रिपोर्ट कैन ऑल्सो अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर्स एज वेल एज द न्यू इन्वेस्टर्स। ये स्टेक होल्डर्स के लिए भी है, ये शेयर होल्डर्स के लिए भी है। जब शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स या मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी के रिपोर्ट को देखेंगे, अगर ये रिपोर्ट एक इंकरेजिंग रिपोर्ट है, तो डेफिनेटली द पीपल विल लव टू बाय योर शेयर्स। आपके अंदर, आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे, उनके शेयर्स भी खरीदना चाहेंगे। ये तमाम चीजें वो लोग बखुशी करना चाहेंगे। अब आते हैं जी हम अपने पर्पस, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस ऑफ रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ए सिग्निफिकेंट बिजनेस सिचुएशन। एक खास किस्म की बिजनेस सिचुएशन आपके सामने रखी जाती है, उसी के ऊपर जो है वो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये सारा प्रोसेस होता है। फिर जी दे आर एसेंशियल टू सॉल्व बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये भी आसानी है। दे आर हेल्पफुल प्लानिंग प्रोसीजर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। दे हेल्प a lot in carrying out operational and technical assignments. These are impartial objective treatment of assignments. These are focused on specific business purposes. They help to make executive decisions. Reports provide information to management on specific issues in presentable and readily packaged form. ये तमाम चीजें हम मैं आपने इंट्रो के अंदर जो है वो मैं कवर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफा दोबारा से गो थ्रू करवा रहा हूं। They are useful in creating permanent record and a source of information on any subject. इसके बारे में हम थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। देखो जब भी कोई रिपोर्ट बनती है ना, वो एक परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पर आपके पास मौजूद होती है। अगर कोई भी बंदा किसी भी वक्त इस रिपोर्ट से फैजियाब होना चाहता है तो वो उस रिकॉर्ड को निकाल कर उससे फायदा उठा सकता है। लेकिन क्या ये रिपोर्ट क्लासिफाइड है या अनक्लासिफाइड है, ये डिपेंड करेगा कि आपके मैनेजर के ऊपर। वो डिसाइड करेंगे क्या इस रिपोर्ट को पब्लिक के लिए ओपन करना है, अपने एम्प्लॉयज के लिए ओपन करना है, या बिल्कुल सिर्फ दो लोगों के दरमियान में एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था और वो बस सीक्रेट डॉक्यूमेंट के तौर पर ही रिटेन रखे जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा आपके मैनेजर के ऊपर। 10th को पढ़ते हैं जी। दे प्रोवाइड बेसिस ऑफ ब्रिंगिंग मेजर पॉलिसी चेंजेस एंड रिफॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट्स। अब कुछ एक्सपर्ट्स ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, कुछ फाइंडिंग्स दी हैं, कुछ रिफॉर्म्स की हैं। अब ये जो रिफॉर्म्स की हैं या रिकमेंडेशंस दी हैं, इन रिकमेंडेशंस की रोशनी के अंदर मैनेजर्स क्या कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस लेकर आ सकते हैं। 11th है, दे ऑफर सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट बाय नॉलेजेबल प्रोफेशनल्स।
अब जो भी एक्सपर्ट आदमी जिसने ये रिपोर्ट लिखी थी, हमने जिक्र किया हुआ है कि वो अपनी सजेशंस भी दे सकता है और अपनी रिकमेंडेशंस भी दे सकता है। बारबान जी, they provide a well formulated basis of understanding launching important schemes and projects of far reaching consequences। वो क्या प्रोवाइड करेगा, एक राइटर क्या प्रोवाइड कर रहा है कि फॉर्मुलेटेड बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग, एक फॉर्मेट तैयार करके दिया रिपोर्ट की सूरत में। आप रीडर हैं, आप इसको अंडरस्टैंड करें, इसको समझें, और उसके समझने के बाद आप अपने कोई डिसीजन मेकिंग में आपको लिए फायदामंद है, आपको डिसीजन इसकी बुनियाद के ऊपर कर सकते हैं। एक रिपोर्ट की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। हमने एक 7 Cs का लेक्चर जो था वो भी रिकॉर्ड किया था। उस 7 Cs के में हमने कुछ 7 Cs को डिस्कस किया था, इसमें वो सारे के सारे 7 Cs इंक्लूडेड हैं। यानी आपकी रिपोर्ट कंप्लीट भी हो, उसके अंदर क्लैरिटी भी हो, उसके अंदर कंक्रीटनेस हो, कंसिडरेशन हो, कर्टेसी हो, करेक्टनेस हो, कंसाइजनेस हो, कोहिजन हो, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इम्पार्शियलिटी। उन 7 Cs के अलावा कौन से दो चीजें इसमें शामिल की गई हैं, वो 8th और 9th है, और वो है कोहिजन और इम्पार्शियलिटी। कोहिजन दो चीजों को आपस में जोड़ना, और इम्पार्शियल कौन होगा, डेफिनेटली इम्पार्शियलिटी ऑन बिहाफ ऑफ द राइटर। अपनी इसने उसने वो तमाम चीजों को जो 7 Cs हैं उसको उसने तफसील से यहाँ पर बयान कर दिया है। हम ये तमाम चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन लेंथ। अब हम आते हैं जी कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्मल रिपोर्ट, हमारे पास एक लॉन्ग रिपोर्ट मौजूद है, उसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या होने चाहिए, वो हम इसको डिस्कस करते हैं। द हेडिंग्स ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट शुड इंक्लूड, नंबर वन, प्रीफेटरी पार्ट्स। सबसे पहले कवर होगा, फिर टाइटल पेज, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल ऑथोराइजेशन, जिसे मैंने कवर लेटर भी कहा था। ये मैनेजर आपको देंगे, मैनेजर आपको अथॉरिटी लेटर देते हैं, अथॉरिटी लेटर आप दिखाकर लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर ये वो एग्जेक्टिव समरी है जिसे मैंने कहा था कि ये शॉर्ट रिपोर्ट की सूरत में आती है। इसका फायदा ये होता है कि जो भी लोग लॉन्ग रिपोर्ट को नहीं पढ़ना चाहते वो एग्जेक्टिव समरी पढ़कर देख सकते हैं। फिर रिपोर्ट क्यों लिखनी जानी थी, पर्पस ऑफ द रिपोर्ट है, स्कोप ऑफ द रिपोर्ट एंड इट्स कवरेज ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज, सोर्सेज फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड, मेथोडोलॉजी है, एक्नॉलेजमेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट्स है, सिनॉप्सिस है, बॉडी है, इंट्रोडक्शन है, टेक्स्ट, टर्मिनल सेक्शन, सप्लीमेंट्री पार्ट्स हैं, अपेंडिक्सेस आते हैं। मैं आप पहले इन तमाम चीजों को, सप्लीमेंट्री पार्ट्स जो हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सप्लीमेंट्री पार्ट्स में ही पोर्शन आता है जी, उसमें है अपेंडिसेस। The purpose of appendices is putting materials into it when you need to include them somewhere in the report, but they are not essential in developing any part of the text. The appendices let you avoid cluttering the body with materials that are unnecessary for understanding the report, but that may be useful for reference or as supporting information. अच्छा, कहता है ये जो अपेंडिसेस का मतलब ये होता है कुछ मटेरियल आपके पास मौजूद है, लेकिन ये मटेरियल जो है ये कोई इतना ज्यादा असेंशियल नहीं होता। अब फर्ज करें कि आप अपनी बॉडी लिख रहे हैं रिपोर्ट की, उसमें आप कुछ चीजों को इंक्लूड नहीं करना चाहते, लेकिन आप समझते हैं कि शायद कुछ रीडर्स ऐसे हों जिनको इस चीज की जरूरत हो, तो फिर क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट आप अपेंडिसेस लिख देते हैं जो एडिशनल या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की सूरत में आती है। लेकिन ये नॉन एसेंशियल पार्ट है, इसको आप बॉडी में बेशक ना लिखें, लेकिन अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आप लिखना भी चाहते हैं, ताकि आपका जो रीडर है अगर उसको किसी को नहीं भी पता इन चीजों के बारे में, तो उसकी उसको पता करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लास्ट में इन चीजों को ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद आते हैं जी बिब्लियोग्राफी की तरफ। इट इज इट्स पर्पज इज टू
Produce a list of sources you cited as documentation for relevant content in your report. आपने रिपोर्ट बनाई, आपने मुख्तलिफ जगह से डाटा को कलेक्ट किया, आपने कहां कहां से डाटा को कलेक्ट किया, उसका आप सोर्स बताएंगे, उसका हवाला देंगे आप। ये कहां से आपने डाटा कलेक्ट किया, क्या आपने किसी आर्टिकल से किया या इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस से किया यानी गूगल वगैरह से किया, ये तमाम चीजों की डिटेल आपने उसमें लिखनी है। तो इस चीज को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। हम मुख्तलिफ वेबसाइट से या किसी बुक से या किसी पुरानी रिपोर्ट से अगर हमने किसी डाटा को उठाया, तो उसके लिए हम फिर हम क्या करेंगे, हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई यहां से हमने डाटा को कलेक्ट किया। फिर उसके बाद आता है जी इंडेक्स। द मेन पर्पज ऑफ इंडेक्स इज लिस्टिंग टॉपिक्स अल्फाबेटिकली and guides the reader to various places that discusses certain subject matter in the report. अब अल्फाबेटिकली कहता है आपने टॉपिक्स को लिखा, ये बेसिकली हम अपने रीडर के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं कि वो आराम से सुकून से इन तमाम चीजों को देख सके, पढ़ सके, जान सके, इसलिए इसको हम इंडेक्स कहेंगे। उसके बाद है जी पार्ट्स ऑफ शॉर्ट रिपोर्ट। बेसिकली अगर आप जिस लेवल पर हैं, इनिशियल लेवल पर के ऊपर अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपको हमेशा एग्जाम के अंदर शॉर्ट रिपोर्ट ही लिखने को आती है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर मौजूद हैं और अगर थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं, फिर आपको लॉन्ग रिपोर्ट बनाने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आती है। शॉर्ट रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन है, टेक्स्ट यानी फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स हैं, टर्मिनल सेक्शंस के अंदर रिकमेंडेशंस है, यानी तीन पोर्शन के अंदर उसने डिवाइड कर दिया। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? यू कैन इंक्लूड इन द इंट्रोडक्शन एनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, दे आर हेल्पफुल टू रीडर एंड बाय अप्लाइंग टू द रिपोर्ट। आपको ऑथोराइजेशन दी है, आपका पर्पस क्या, आपकी मेथोडोलॉजी क्या, आपका बैकग्राउंड क्या, आपके लिमिटेशंस क्या, प्रॉब्लम, स्कोप, सोर्स, डेफिनेशन ऑफ टर्म, प्लान ऑफ प्रेजेंटेशन। आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये 10-11 चीजें जो हैं वो शामिल कर सकते हैं। इसको हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या है। ऑथोराइजेशन, इट नेम्स द पर्सन हु रिक्वेस्ट द रिपोर्ट, यानी मैनेजर ने कहा कि आप मेरे लिए रिपोर्ट लिखकर दें। नंबर टू, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज यूजुअली डिफाइंड अर्ली इन द इंट्रोडक्शन। इनफैक्ट मैनी इंट्रोडक्शंस बिगिंस विद द प्रॉब्लम्स, यानी सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं कि आपकी रिपोर्ट का ये मकसद है क्या, आप उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। पर्पस मस्ट अपीयर इन एवरी इंट्रोडक्शन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। इट शुड डिटरमाइन व्हाट द राइटर इंक्लूड्स इन द रिपोर्ट, कि आपने क्या क्या चीजें शामिल की और उसकी क्या वजूहात हैं, उसका बैकग्राउंड, उसका पर्पस शामिल होगा। स्कोप, इट रिलेट्स टू द बाउंड्री ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड द रिपोर्ट। आप स्कोप क्या है, यानी बाउंड्री, आपकी लिमिटेशंस, उसके मुतालिक बताएं। आपकी इन्वेस्टिगेशन किन किन चीजों के मुतालिक होगी, उस चीज के मुतालिक आपने बताना। मेथोडोलॉजी, इट मींस द मेथड्स ऑफ कलेक्शन इंफॉर्मेशन। यू माइट गेट डाटा बाय रीडिंग लाइब्रेरी मटेरियल्स, बाय इंटरव्यूज, बाय सर्वेज और बाय ऑब्जर्वेशन। आपने अपनी मेथोडोलॉजी के मुतालिक हमें बताना कि आपने कहाँ से ये चीजें इकट्ठी की हैं। फिर आपके सोर्स है, जिसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, प्राइमरी सोर्स है और सेकेंडरी सोर्स है। Sources are those that furnished the main information for your report. You may include publications, company records, letters, minutes, documents, interviews of employees, and so on. Background. Background of the situation being investigated is sometimes included if the reader needs the information to grasp the overall picture and clearly understand the present discussion. बैकग्राउंड भी बताएं, फिर डेफिनेशन ऑफ टर्म्स जो है उसके मुतालिक बताएं, लिमिटेशंस आपकी क्या हैं, ब्रीफ स्टेटमेंट्स ऑफ द रिजल्ट्स क्या हैं, प्लान ऑफ प्रेजेंटेशंस क्या हैं, ये तमाम चीजों के मुतालिक हम डिस्कस करते हैं। अभी हमने स्टार्ट में मैंने एक चीज मिस की थी, जिसे हमने कहा था कि मेमोरेंडम रिपोर्ट या फिर लेटर रिपोर्ट, उसको भी हम थोड़ा सा उसका ग्लिम्स ले लें। यहाँ पर है जी फॉर्मेट ऑफ द शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट, जिसको उसने मेमोरेंडम रिपोर्ट के नाम से जाना। इसका स्टाइल, इसका फॉर्मेट भी देख लीजिएगा। इसमें टू फ्रॉम, रेफरेंस डेट आएगा, सब्जेक्ट लाइन आएगी,
इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग, कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस आते हैं। फिर लेटर का फॉर्मेट। लेटर का फॉर्मेट हमने वैसे पहले लेटर का फॉर्मेट लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। डेट है, रिसीवर्स एड्रेस यानी जिसको लिख रहे हैं, सब्जेक्ट लाइन डियर सर, टर्म्स ऑफ रेफरेंस और इंट्रोडक्शन, प्रोसीजर और मेथड, फाइंडिंग, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस, कम्प्लीमेंट्री क्लोज और सेंडर सिग्नेचर। ये उसने एक स्पेसिमेन दिया है जी, स्पेसिमेन देख लें आप। रिपोर्ट ऑन सर्टेन ग्रीवियंसेस ऑफ द ऑफिस स्टाफ ऑफ ए फर्म। अब एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना प्रॉब्लम जनरेट हुई, ग्रीवियंसेस ऑफ द ऑफिस स्टाफ, यानी वो नाराज हैं किसी बात के ऊपर, शिकायत है। अब मैनेजर जो है उसको थोड़ी सी, उसको कंसर्न हुआ कि वाई माई एम्प्लॉयज आर फीलिंग सच थिंग, कि वो ये क्यों इस तरह से महसूस कर रहे हैं। उसने अपने एक सबॉर्डिनेट को कहा होगा कि जी इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करके लेकर आओ, कि क्यों मेरे एम्प्लॉयज जो हैं वो उनके पास क्या क्या ग्रीवियंसेस हैं, उसके बारे में आप रिसर्च करके लेकर आए। रिपोर्ट है जी ऑन द सर्टेन ग्रीवियंसेस, इंट्रोडक्शन है। दिस रिपोर्ट इज सबमिटेड टू यू बाय योर लेटर number 786 dated June 6, 2022, in which I was asked to report on certain grievances of office staff at Defense Branch. The report also includes the findings and recommendations regarding the present situation. अब ये जो लेटर का नंबर लिखा हुआ है ना 786, ये वो ऑथोराइजेशन लेटर है कि जो कि मैनेजर ने इनको दिया था, उनको कहा था कि आप ऑन माई बिहाफ आप जाइए, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उस ब्रांच की, डिफेंस ब्रांच के जो लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनकी ग्रीवियंसेस को सुने और एक रिपोर्ट मुरतब करके मेरे पास लेकर आए। मेथोडोलॉजी है जी, आई विजिटेड द ऑफिस सेवरल टाइम्स एंड टॉक टू द स्टाफ मेंबर्स, यानी ये प्राइमरी सोर्स है, यानी आपने प्रैक्टिकली जाकर लोगों को मिला है और उनसे बातचीत की। फाइंडिंग्स, आफ्टर थॉरो इंक्वायरी आई कंप्लीटेड द रिपोर्ट विच इज गिवन बिलो। The present unpleasant situation is the outcome of termination of the storekeeper who fell ill last month and remained absent for 2 weeks without intimation. The branch manager terminated him with, without giving him a chance of explanation. This created a sense of insecurity among the office staff. अब ये है प्रॉब्लम। सबसे पहले उसने अपनी जो प्रॉब्लम उसने वहां पर देखी, फेस की, उसने उसको यहां पर हाईलाइट कर दी। When the issue was raised by the president of the staff union, the branch manager made his behavior still harder and refused to talk to him. As a result, the staff went on strike and demanded restoration of the storekeeper. This situation also gave them a chance to press their other demands. For example, demand, they demand annual bonus. Their demands also include free medical, which is available to the office and other senior staff. अब यहां पर देखिएगा फाइंडिंग्स में ABCD, ये चार चीजों को उसने डिस्कस कर ली। और चार चीजों को डिस्कस जब करते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि ए में तो प्रॉब्लम जो मेन था उसको डिस्कस किया गया, बी में यूनियन लीडर ने डिस्कस करने की कोशिश की, सी में उन्होंने अपनी डिमांड्स को इंक्रीज करके उन्होंने कहा जी कि एनुअल बोनस भी दें, और डी पोर्शन के अंदर उन्होंने कहा जी कि अब हमें प्री मेडिकल जो है ना फैसिलिटी वो भी दें। अब इसमें एक बात आपने गौर करनी है, गौर करने वाली ये है कि इसमें फैक्ट्स के मुतालिक जरूर बताया गया, लेकिन क्या फॉल्ट्स बताए गए वो नहीं हम डिस्कस कर रहे, पहली बात। फिर दूसरे नंबर पर हमने ये देखना है कि क्या क्या जो राइटर है उसने क्या कहीं पर आई और वी का इस्तेमाल किया कि आई हैव इन्वेस्टिगेटेड, आई हैव डन इट, वो बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं कि आमतौर पर रिपोर्ट जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर होनी चाहिए, कि ही सेड, शी सेड, दे सेड, राइटर सेड, मैनेजर सेड, स्टोर कीपर सेड, यूनियन
चीफ सेड, इस तरह से होती है। कभी भी आप अपनी पर्सनालिटी को हाईलाइट नहीं करते कि आई हैव इन्वेस्टिगेटेड, आई हैव टॉक टू हिम, आई हैव डन दिस। ये बिल्कुल बातें नहीं होती है रिपोर्ट के अंदर, फैक्ट्स को बताया जाता है। इसलिए हमने 7 Cs को कहा कि 7 Cs के अंदर कंसिडरेशन के एलिमेंट को बताएंगे। इसके अंदर कंप्लीटनेस भी होनी चाहिए, सीक्वेंस भी होगा, कर्टसी, कंसाइजनेस, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, करेक्टनेस, एवरीथिंग मस्ट बी इंक्लूडेड इन इट। उसके बाद आता है जी कंक्लूजन। The principal conclusions drawn from the investigations were that the storekeeper was unjustly terminated by the branch manager. The branch manager adopted a very strict behavior as he terminated the storekeeper without giving him a chance of any explanation. अब रिकमेंडेशंस उसने अपनी तरफ से अब क्या रिकमेंडेशंस दी? नंबर 1, टर्मिनेशन ऑर्डर ऑफ द स्टोर कीपर शुड बी विड्रॉन। अब इस रिपोर्ट की रोशनी में पता लगता है कि जैसे स्टोर कीपर को गलत तौर पर टर्मिनेट किया गया है, उसको एक चांस और मिलना चाहिए। इससे तमाम जो एम्प्लॉयज हैं उनके उनके उनकी टेंशन भी रिलीज हो जाएगी। The branch manager should be asked to be polite and kind to the office staff. He should deal with the employees' affairs sympathetically. उसे भी कहा जाए कि वो पोलाइट और कर्टियस वे के अंदर से बिहेव करे। नंबर 3, द एम्प्लॉयज ऑफ द डिफेंस ब्रांच डिजर्व एनुअल बोनस विच मे बी इशूड टू देम विदाउट फर्दर डिले। मैंने कहा जी कि बगैर डिले के, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, इसलिए उन्हें एनुअल बोनसेस जो है वो भी इशू किए जाए। और फिर उनके उनकी एक ग्रीवियंसेस थी जो कि मेडिकल फैसिलिटीज के मुतालिक थी, कि वो भी उनको दिए जाएं। और कहते हैं जी कि वो भी, मैं रिकमेंड करता हूं कि वो भी तमाम चीजें उनको प्रोवाइड की जाए। I hope the above report is enough to brief you about the grievances of the office staff. However, if any point requires clarification, I may be called at any time convenient to you. अब जब इसने ये मैनेजर को ये रिपोर्ट लिखकर पेश की, तो उसने कहा जी कि ये रिपोर्ट मैंने लिखी है। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेन एवर यू आर गोइंग टू कॉल मी फॉर एनी पर्पज, आई विल बी अवेलेबल टू क्लैरिफाई ईच एंड एवरी टॉपिक। उसके बाद एक अगली रिपोर्ट पढ़ते हैं। स्पेसिमेन रिपोर्ट 2 है जी, शॉर्ट रिपोर्ट ऑन डिक्लाइन इन बिजनेस सेल्स ऑफ ए कंपनी। कि किसी भी कंपनी का जो बिजनेस है वो डिक्लाइन क्यों हो रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। इंट्रोडक्शन में, दिस रिपोर्ट इज सबमिटेड इन रिस्पॉन्स टू योर लेटर। ये इंट्रोडक्शन में हमें पता है जी, मेथोडोलॉजी पढ़ लेते हैं। मेथोडोलॉजी में क्या किया जी, आई अकॉर्डिंगली कंडक्टेड थॉरो सर्वे एंड टूर डिफरेंट सिटीज, विजिटेड द शॉपकीपर, इंटरव्यूड द कस्टमर। जैसे अभी मैं आपको पेप्सी के मतलब बता रहा था कि अगर पेप्सी की मार्केटिंग और सेल्स के बारे में हो, और अगर उसकी सेल्स फर्ज करें गिरावट का शिकार हो जाए, तो क्या करेंगे। लेट्स सी इसने किस रिपोर्ट के बारे में हमसे डिस्कस किया। फाइंडिंग्स पढ़ते हैं जी। Till March 2022, the sale of our product was quite satisfactory and according to the target. In April 2022, new companies stepped in to market. This led to a severe competition. अब नई कंपनीज आ गई। वैसे तो हम देखते हैं मार्केट के अंदर पेप्सी और कोक के अलावा देयर इज नो थर्ड कंपनी। एक नेक्स्ट कोला के नाम से या गोरमे कोला के नाम से कंपनी मौजूद है, बट दे आर अनएबल टू पेनिट्रेट इवन इन एनी सर्कमस्टांसेस। बी पार्ट जी, they launched different gift schemes in order to allure the people. जो नई कंपनीज आई थी, उन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए, अल्योर करने के लिए क्या किया, लोगों को गिफ्ट देने शुरू कर दी। The new company introduces their product with tremendous public publicity campaign. They advertise their product through banners, signboards, TV, commercial, print media. Besides their sales representative visited shops and went from door to door supplying samples to the people. They introduced their new products, which was attractively packaged. As a result, new products won favor of the general public and started replacing the shampoos and other products. They introduced cheaper products. अब बहुत सारी चीजों को इसमें शामिल उसने किया। उसने कहा पब्लिसिटी वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, पैकेजिंग उनकी बहुत अच्छी है, वो गिफ्ट्स भी साथ दे रहे हैं, और उनकी प्राइस जो है वो भी बहुत ज्यादा कम है। अब इसका कंक्लूजन रीड आउट करते हैं। The principal conclusion drawn from the investigation were that many companies stepped in the market. Though tremendous publicity campaigns, these companies introduced low-priced. अब कंक्लूजन यह है कि हमने कम की है पब्लिसिटी, उन्होंने ज्यादा की है। उनकी कंपेन बहुत अच्छी थी, उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि नई कंपनी है, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके के साथ अपनी चीजों को पेश किया। अब इसकी रिकमेंडेशंस को भी देख लेते हैं।
The quality of our product should be improved and shampoos for every kind of fair be developed. Gift and prize scheme ये भी होना चाहिए. सी पार्ट पढ़ते हैं. In order to popularize our product, the services of the publicity expert should be engaged. यानी एक स्पेशल मार्केटिंग टीम या पब्लिसिटी कंपेनर जो है वो हमें हायर करना चाहिए. डी पार्ट, द पैकेजिंग डिजाइन ऑफ आवर प्रोडक्ट शुड ऑल्सो बी चेंज. पैकेजिंग अच्छी करें हम. आवर प्रोडक्ट शुड बी प्राइस्ड एज रिलेटिवली लो एंड कंपेटिटिव लेवल. और हमें प्राइस भी उनके मुकाबले में कंपैरेटिवली कम करनी पड़ेगी. हमने दो स्पेसिमेन पढ़े जी, दो रिपोर्ट्स पढ़ी. मैं आपको समअप कर देता हूं आज का जो लेक्चर है, उसमें हमने क्या क्या चीजों को डिस्कस किया. सबसे पहले हमने बिजनेस रिपोर्ट की डेफिनेशन पढ़ी. फिर हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट्स पढ़े. फिर हमने काइंड्स ऑफ रिपोर्ट पढ़ी. ये आपको मेमोरेंडम रिपोर्ट जो मैंने कहा था कि मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, और फिर ये लेटर रिपोर्ट, ये दोनों को हमने डिस्कस किया और दोनों के फॉर्मेट्स को भी हमने देखा. फिर उसके बाद पर्पसेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं रिपोर्ट के. फिर क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए रिपोर्ट की, वो हमने डिस्कस की. फिर हमने लॉन्ग रिपोर्ट के पार्ट्स को डिस्कस किया, अपेंडिसेस को, बिब्लियोग्राफी को, इंडेक्स को. फिर पार्ट्स ऑफ द शॉर्ट रिपोर्ट हैं उसको डिस्कस किया. इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए. फिर उसके बाद हमने फॉर्मेट पढ़ा जी शॉर्ट रिपोर्ट का. शॉर्ट रिपोर्ट के अंदर उसका फॉर्मेट क्या है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द शॉर्ट रिपोर्ट, ये हमने डिस्कस किया. उसके बाद हमने जी रिपोर्ट्स डिस्कस की हैं दो, एक स्पेसिमेन हमने जो मेमोरेंडम की सूरत के अंदर थी और एक लेटर राइटिंग की सूरत के अंदर थी, इन दोनों को हमने डिस्कस किया. सो दिस इज द होल लेक्चर अबाउट द रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट राइटिंग के अंदर भी बहुत सारे सिनारियोज आते हैं, बहुत सारी जो सिचुएशंस हम फेस करते हैं एवरीडे लाइफ के अंदर, और उन पे हम मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स डेली बेसिस के ऊपर लिखते हैं. पीरियोडिक रिपोर्ट्स हो, एनालिटिकल रिपोर्ट हो, प्रोग्रेस रिपोर्ट हो, सेल्स रिपोर्ट हो, बेपनाह किस्म की जो रिपोर्ट्स हैं वो हम राइट डाउन करते हैं, और डेली बेसिस के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाती है. इन तमाम रिपोर्ट्स को लिखने का मकसद ये होता है कि ताकि हम अपने बिजनेस को अच्छे तौर पर हम उसको फ्लरिश कर सकें. चलें जी, ये आज का टॉपिक था जी. इंशाल्लाह सी यू विद अनदर टॉपिक नेक्स्ट डे. सी यू. अल्लाह हाफिज.